Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का, जो जनरल साइंस का, उसका ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं ये सब आपके लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल स्पेशली देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगर ये सारी सीरीज देख लेते हैं ना, भौतिक विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन आएगा एसएससी सीजीएल में, या कोई और भी एग्जाम अगर देने वाले हैं, तो इससे बाहर कतई नहीं आएगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है। अगर ये पढ़ के आप नोट्स बना लीजिए, या किसी भी तरीके 2-3 बार पढ़ के इसको सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब आपको फिर दोबारा दोबारा किसी किताब को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस यही आपके लिए काफी है। तो आज के इस वीडियो में, जो कि 8वां लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इस नियम के अनुसार ना, ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान है, कोई भी दो पिंड है जिनके पास कुछ द्रव्यमान है, तो उनके बीच में क्या होता है, आपस में एक आकर्षण बल लगता है। मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का अर्थात यह है, अगर ब्रह्मांड में कोई दो द्रव्यमान है, m1 और m2, उनके बीच की दूरी r है। कोई भी द्रव्यमान हो, चाहे आप हो और आपका दोस्त है, उनके बीच की जो दूरी है, और मैंने मान लिया r है, और आपका द्रव्यमान m1 मान लिया, उसका द्रव्यमान क्या है, m2 मान लिया, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 के अपॉन r स्क्वायर। इस रूल के अकॉर्डिंग जो जो इसने कहा वही हमने किया। मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मगर ये स्क्वायर के, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, उनके बीच की दूरी के ये वर्ग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटा के एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल जी क्या है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका मात्रक वैसे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, मगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इसका मात्रक याद ना हो और एग्जाम में आ जाए, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, बस जी को यहाँ रखिए, बाकी सबको सेपरेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। आर स्क्वायर इधर आ गया, m1 इंटू m2 इधर आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी का ही फॉर्मूला आपको याद हो और उसका आपको मात्रक बताना हो तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो जी का मात्रक आप बता सकते हैं, यस, सबका मात्रक लिख दीजिए। एफ का न्यूटन हो जाएगा, आर दूरी है तो मीटर, मगर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कैपिटल जी का, जो कि एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहते हैं, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे इसका मान यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जी का वैल्यू जो है -11 यहाँ पे आ रहा फैक्टर, तो इसलिए इतना कम होता है जी का मान, कैपिटल जी का। इसी वजह से अगर आपका द्रव्यमान यहाँ पुट करें, मेरा द्रव्यमान पुट करें, या दो व्यक्तियों का किसी का द्रव्यमान जो नॉर्मल है उनका पुट करें, तो एफ का जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻ समथिंग में आएगी, जो कि एकदम नगण्य होगा। इतना तो फोर्स फील ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता, मगर आपको मालूम कब पड़ता है, जब आप छत से नीचे गिरते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है इसके फोर्स के बारे में। कैसे, देखिए ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पे अर्थ सरफेस एक पिंड की तरह है, इसका द्रव्यमान ये है, और आपका कुछ द्रव्यमान है स्मॉल m, और ये आपके और अर्थ के बीच की दूरी जो है वो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी अर्थ के, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र जो होता है वहां से दूरी लेते हैं इसकी। ठीक है, तो आ रही, तो इस नियम के अनुसार फोर्स इतना हो जाएगा, कैपिटल जी m इंटू एम, इसका अर्थ का द्रव्यमान एम भी, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए वो कितना है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान किसका आ गया, अर्थ का बहुत ज्यादा द्रव्यमान आ गया, इसलिए हमको यहाँ महसूस होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे महसूस होता है। अब जैसे छत पे आप गिर रहे हैं छत से, तो नीचे क्यों गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सेब वाली घटना तो सुनी होगी, वो पेड़ के नीचे बैठा था वो न्यूटन, सेब के, तो यहाँ बैठा था ऐसे बेचारा, उसके सर पे आके सेब गिरा। तब उसने सोचा था कि सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नीचे आया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ये बल लग रहा है, अर्थ सरफेस जो है उस पे, अर्थ अर्थ पे और सेब पे बल लग रहा था, इसलिए वो नीचे जाके गिरी थी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हो गया, इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टडी मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने डाउट वहाँ पोस्ट कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, तो वहाँ चले जाइएगा। तो होप आपको गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो समझ में आ गया पूरा। ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे हम खड़े रहते हैं ना, यहाँ भी खड़े रहते हैं, यहाँ भी खड़े रहते हैं, क्यों चिपके रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अर्थ के केंद्र की तरफ लगता है हमेशा। क्या लगेगा, केंद्र की तरफ। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका केंद्र की तरफ बल लगेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण टेल जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, हमने आपको पढ़ाया था न्यूटन का सेकंड रूल। न्यूटन के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिजिकल टू एम इंटू ए। भैया जहां बल होगा वहां पे त्वरण आ जाएगा, मगर यहाँ पे कौन सा बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो यहाँ पे कौन सा बल आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा त्वरण आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यहाँ बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो F इजिकल टू एम जी। ये अर्थ सरफेस है, इसका द्रव्यमान एम ई है, और ये कोई पिंड है उस पे, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। इनके बीच में जो आकर्षण फोर्स लग रहा होगा वो हमने आपको बता दिया, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और जो बल है एम इंटू जी होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एम इंटू जी, कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। क्योंकि बल इस पे लग रहा था ना, तो इसलिए एम इंटू जी लिया। स्मॉल एम कट गया, तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। याद रखिएगा, जहां पर आपको जी निकालना है वहां से इसकी दूरी लेंगे, तो आर ई दूरी है वो, ठीक है, दूरी पे डिपेंड कर रहा है। और उस जहां पे ये जी निकालना है वहां से पूरे अर्थ सरफेस का, पूरे वॉल्यूम का उसका द्रव्यमान होगा, वो हमने लिया है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं अर्थ का द्रव्यमान फिक्स है, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है, ये आर ई की वैल्यू फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो जी की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो इसलिए जी की वैल्यू जो होती है वो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, मगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 9.8 मान लेते हैं, हर जगह क्या मान लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, और मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हर जगह यही होती है। ठीक, आपको मैं बताऊंगा आगे कि जी का वैल्यू कम क्यों होता है, हर पॉइंट पे अलग अलग कम क्यों होता है। बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। होप आपको गुरुत्वीय त्वरण भी समझ में आ गया होगा। इसलिए आप देखिए, कहीं पे रखते हैं द्रव्यमान एम, अर्थ सरफेस पे होता है, कोई भी अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है, तो एम जी नीचे चिल्ला देते हैं कि ये एम जी फोर्स लग रहा है। एक्चुअली ये गुरुत्वीय आकर्षण बल होता है। ठीक है, जो कि होता है जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, मगर इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, स्मॉल जी लिख देते हैं, तो एम इंटू जी हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप, बार बार ये पूरा ना लिखते हुए हम यही लिख देते हैं। तो आप समझ गए ना गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो जनरेट हुआ है एक्सेलेरेशन, उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन कहेंगे। उसका देखिए अगला टॉपिक है जी के मान में परिवर्तन। देखिए जी के मान में परिवर्तन, अब देखिए हमारी अर्थ सरफेस ऐसी है, हम जानते हैं इलिप्टिकल है ना, दीर्घ वृत्ताकार है, एक अंडे की तरह है, क्योंकि गोल तो है नहीं वो। अब देखिए ये इसका सेंटर मैंने मान लिया है, और ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसका रेडियस वो ज्यादा होगा, और जबकि ये जो पोल्स हैं हमारे ध्रुव हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये वाली डिस्टेंस कम होती है। इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के, इस रेडियस के बीच में 21 किलोमीटर का लगभग फासला होता है।
ये 21 किलोमीटर लगभग ज्यादा होती है, ये 21 किलोमीटर लगभग कम होती है। तो हम जानते हैं कि जी निकालना हो आपको, जी तो ये होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे रेडियस कम है, अच्छा यहाँ पे रेडियस ये कम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे आर ई ज्यादा है, आर ई यहाँ ज्यादा रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, हर में हिंदी में कहते हैं। तो कैपिटल ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, तो स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया आपका, पहला पॉइंट कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। आपको बस यही सीखना है कि ज्यादा होती है कम होती है, यही याद करना है, ठीक है। मगर मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया क्यों ज्यादा क्यों कम होती है, पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको भूले ना और एग्जाम में आप अपने दिमाग से भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी जी के मान में परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं मैं सब बताऊंगा। उसके बाद देखिए, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ सरफेस से दूर चले जाते हैं, मतलब इस पॉइंट पे जी हमने बता दिया 9.8 है लगभग, अगर ऊपर जाऊंगा तब जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा, या अर्थ सरफेस से नीचे जाऊंगा तब जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। पहले ऊपर वाली बात करते हैं ना। अब जी वैल्यू जहां निकालनी होती है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो डिस्टेंस लेते हैं इसके सेंटर से जहां पे जी निकालना होता है। पहले सरफेस से निकालना होता था इसलिए मैं आर ई ले रहा था। अभी क्या है, अब एच हाइट पर मैं चला जा रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा ना, आर ई प्लस रेडियस प्लस एच हाइट हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब नीचे वैल्यू बढ़ गई है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बढ़ गई है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 9.8 है तो ऊपर जाके 9.8 से कम हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, ये जी डैश मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो हाइट ऊपर की ओर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस फॉर्मूले को अगर मैं सही बना लूं, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई आर ई स्क्वायर, कॉमन ले सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इसको बन जाएगा। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है, ये तो यही है ना कि अर्थ सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण। तो जी डैश को मैं लिख सकता हूँ अर्थ सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण ये वाला है, और ये एच हाइट पर, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, मगर आप कभी जो आईएएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी हाइट बताइए, एच की ऐसी वैल्यू बताइए जहां पर जो है जी डैश का जो मान है वो 4 गुना कम हो जाए। क्या हो जाए, 4 गुना कम हो जाए। तो देखिए एच इज इक्वल टू, अगर आर ई दूरी पर चले जाते हैं, रेडियस के बराबर चले जाते हैं, तो यहाँ पुट कीजिए एच इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई कट जाएगा 1, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी/4। इसका मतलब जी के मान में 4 गुना कमी आ जाएगी, जो अर्थ सरफेस पे है उससे 4 गुना कम हो जाएगा अगर मैं उतनी ही दूरी ऊपर चला जाऊं जितना कि इसका रेडियस है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब अगली बारी आती है कि अर्थ सरफेस से मैं नीचे जाता हूं तब क्या होगा। देखिए जी इज इक्वल टू, पहले बताता हूं मैं, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, आपको ये मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे एम ई वो मास लेते हैं जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वहां से पूरे अर्थ सरफेस का द्रव्यमान। अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे जी डैश आपको निकालना है, तो इसका मास लेंगे, इतने वाले का केवल मास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी एम ई डैश ये कम हो जाएगा और ये वाली डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, आर ई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो द्रव्यमान कम होने की वजह से कैपिटल जी क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपको मालूम पड़ गया, ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे आए, ये जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये दूसरा कंसेप्ट आपको मालूम पड़ गया। पोल वाला और इक्वेटर वाला तो मालूम पड़ गया कि पोल पे ज्यादा इक्वेटर पे कम, और अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ जी का मान तो कम होगा ही होगा। अच्छा, एक आपके पास डाउट नहीं आ रहा आपके मन में कि इसके नीचे जा रहे हैं द्रव्यमान कम हो रहा, ठीक है, मगर रेडियस भी तो कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर कम होता तो ये बढ़ता है, ये कम होगा तो ये कम होगा, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, तो एक दूसरे को कंपनसेट करके ये कैसे कम हो रहा है। यस, ये डाउट आना चाहिए आपके मन में। आपको मैं बता दूं कि द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ये गोले की तरह है ना लगभग,
और गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई r³ होता है। तो ऊपर देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम की तरह मतलब r³ से घट रहा है, r³ की तीव्रता से घट रहा है, जबकि ये r² की तीव्रता से घट रहा है। तो ऊपर जो कम होने वाली क्वांटिटी है वो तेजी से कम हो रही है, ये धीरे धीरे कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है। इसलिए ओवरऑल क्या होगा, इसमें तेजी से कमी आएगी, इसमें कमी आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि जी का मान कम होगा चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। ठीक है, अगर इसके सेंटर पर आ जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना, अगर मैं ग्राफ बना दूं इसको थोड़ा हाई लेवल का बना दूं, जैसे ये यहाँ पे ये डिस्टेंस और जी के मान में अगर मैं ग्राफ बना दूं, तो अगर हम जानते हैं अगर डिस्टेंस आर ही रहती है, मतलब इस यहाँ पे है पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जी की वैल्यू क्या रहती है, 9.8। तो जी की वैल्यू जो होगी 9.8 होगी, लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अगर डी की वैल्यू कम, मतलब डिस्टेंस जो है मैं कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ मतलब अंदर जा रहा हूँ, सेंटर पर 0 हो जाएगा। और देखिए सेंटर से लेकर यहाँ तक ऐसे ग्राफ बनेगा सीधी रेखा में, क्योंकि r² और r³ में कट जाएगा, तो जी डैश किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, r के। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान बढ़ता जाएगा, सेंटर पर 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान बढ़ता जाएगा, मगर एक समान रूप से बढ़ेगा, रेखीय रूप से लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि जी यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। मगर ऊपर जाएंगे मैक्सिमम हो जाएगा 9.8, मगर और ऊपर जाओगे तो जी का मान कम होता जाएगा, और जी का मान आपने देखा था नीचे स्क्वायर के टर्म में कम हो रहा था, तो ऐसे कम होगा ऐसे। ठीक है, ये वर्ग के रूप में कम होगा, ऐसे कम होगा। यहाँ पे कर्व बनेगा, यहाँ पे सीधी रेखा। तो ये ग्राफ है जी और डी का, डिस्टेंस और जी के मान और दूरी के मान में जो ग्राफ है। ठीक है, ये हाई लेवल का है, अगर समझ सको तो समझ लो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला जो कारण है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन गति कर रही है, मतलब अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। और एक चक्कर लगाने में उसको आप जानते होंगे कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। अगर इसका घूर्णन गति तेज हो जाए, मतलब तेजी से घूमे, तो बताइए जो टाइम पीरियड होगा इससे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कम। क्योंकि अगर तेजी से घूमेगी कि दिन रात जल्दी जल्दी होंगे, मतलब जो 24 घंटे का टाइम है वो कम हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो अगर ये कह रहा है अगर ये तेजी से घूमे या धीरे धीरे घूमे तो क्या फर्क पड़ेगा जी के मान पे। तो जी के मान पे फर्क पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आपने वो सबने खाया होगा, जो बर्फ का गोला होता है वो खाया होगा, उसमें एक डंडी लगी होती है, और डंडी को अगर आप अपने हाथों, दोनों हाथों में से पकड़ते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे बीच में फंसाते हैं, और ऐसे ऐसे करके अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं कि वो घूमने लग जाए। अगर आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आपने देखा होगा बर्फ की जो बूंदें होती हैं बर्फ में पानी की, वो इधर उधर भागती हैं। ठीक है, जैसे ये बर्फ का गोला है, आप इसको घुमा रहे हैं तो बर्फ की बूंदें भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उस पे अप केंद्र बल लगता है। एक अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है, मगर बाहर की ओर कौन सा बल लगता है, अप केंद्र बल लगता है। लगता नहीं है अप केंद्र बल। अगर अंदर की तरफ कोई पकड़ने वाला नहीं है, अभिकेंद्र बल अगर अपकेंद्र बल के बराबर है तब तो ठीक है। अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो क्या होता था, ये बूंदे भाग जाती थी इधर। ठीक है, तो अपकेंद्र बल के कारण। तो वही यहाँ भी है, मैंने मान लिया यहाँ पे मुझे जी निकालना है। अब ये अर्थ सरफेस पे ऐसे घूम रही है, और हम जानेंगे जाए देखेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है ये भी ऐसे से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे से गोल गोल घूमेगा। इसका ये गोल गोल घूमना ये है। अब इसका जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा। सोचिए ना, ये वाला जो सरफेस है ये ऐसे से अपने आप चारों ओर घूम के आएगा ऐसे, इसका जो सेंटर होगा ये होगा। अब इस सर्कल के चारों ओर घूम रहा है। अब इस पे जो व्यक्ति है मैंने मान लिया, इस पे बाहर की ओर इधर फोर्स लगेगा, अपकेंद्र बल लगेगा। अपकेंद्र बल लगेगा ना, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब सेंटर की ओर इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg बल लग रहा है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इधर लग रहा है, तो ये थीटा एंगल पर यहाँ भी कुछ इसका फील होगा, एफ यू डैश फील होगा। अब पहले अगर ये तेजी से, जितना तेजी से घूमेगा, हम जानते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र या अपकेंद्र बल जो होता है mv²/r होता है, या mr ओमेगा²। अगर आपको ये नया लग रहा है तो आप जरूर जाइएगा हमारे पिछले लेक्चर्स में, आपको ये मालूम पड़ जाए कैसे आया, क्योंकि v = r ओमेगा। या ये मानिए, ये मानिए अगर ये तेजी तेजी से घूम रहा है
तो v का मान क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है। mg फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला बल ज्यादा लग रहा है, तो जो इफेक्टिव फोर्स इस पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ यू डैश हो जाएगा। अब देखिए जो इस पे इफेक्टिव फोर्स लग रहा है पहले की तुलना में ये कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि तेजी से घूम रहा है, तेजी से घूमने की वजह से ये ज्यादा हो गया है, उस जो टोटल फोर्स रिजल्टेंट है वो कम हो गया है। अब इस पे फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब फोर्स कम होगा तो त्वरण भी कम हो जाएगा। यहाँ पे त्वरण कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण कम हो जाएगा, इसका मतलब जी का मान वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अर्थ सरफेस जो है, अगर हमारी जो पृथ्वी है वो अगर तेजी से घूर्णन गति करना चाहे, अगर तेजी से घूर्णन गति करने लग जाए, चाहेगी क्या, अपने थोड़ा ना होगा, अगर तेजी से घूर्णन गति करने लग जाएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको बस याद करना था कि जी का मान कम हो जाएगा अगर तेजी से घूर्णन करेगी, जी का मान बढ़ जाएगा अगर ये स्लो घूर्णन करेगी। मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके लिए जरूरी नहीं था मगर मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया एक्सप्लेन ताकि आपको ये भूले ना ये आया था कहाँ से कंसेप्ट, ठीक है। अगर किसी का आपको कंसेप्ट मालूम होता है ना तो वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है, कि वो बोझ नहीं रहती है आपके दिमाग में, ठीक है। अगर तेजी से घूमने पर मतलब घूर्णन गति बढ़ने पर ये जी का मान कम होता है तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घूमेगी तो जी का मान ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, मतलब ये भारहीन हो जाएगा। तो वो कंडीशन कब आती है, अब उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर इस समय जो हमारी घूर्णन गति है उसका 17 गुना और बढ़ा दिया जाए, मतलब अब जो करंट में घूर्णन गति है उसका 17 गुना घूर्णन गति और बढ़ जाए किस तरीके से, तो भूमध्य रेखा पर जितनी भी वस्तुएं होंगी वो भारहीन हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू कम होती जाती है अगर तेजी से घूमना शुरू कर दे, अगर इतना तेजी से घूमना शुरू कर दे कि 17 गुना हो जाए आपका, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते होते बेचारा शून्य हो जाएगा। तो उस भूमध्य रेखा पर सभी चीजें क्या होंगी, हवा में तैरती रहेंगी। समझ में आ गया आपको, तो यही कंसेप्ट है। तो अगला जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। आप जानते होंगे लिफ्ट जो है या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। रुकी रहेगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब काय का भार, जो बाहर भार रहेगा वही भार रहेगा, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो तीन कंडीशन में मानूंगा यहाँ पे, एक कंडीशन है ऊपर जा रही है, एक कंडीशन नीचे जा रही है, मगर ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, और इस कंडीशन में नीचे आ रही है किसी एक्सेलरेशन से आ रही है। और अगली कंडीशन में या तो ऊपर जाए या नीचे आए, कोई भी केस हो सकता है, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी नियत है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी बदल नहीं रही है, अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी त्वरण नहीं बदलेगा, त्वरण नहीं होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा मतलब वेग नियत होगा तो त्वरण होगा ही नहीं। अब इस केस में देखिए, अगर भैया त्वरण नहीं है, अगर त्वरण नहीं है तो बल तो होगा ही नहीं होगा, त्वरण नहीं है तो लिफ्ट के कारण कोई बल नहीं फील होगा इस पे रखी वस्तु पर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पिंड का जो भार होगा वही भार रहेगा इसका, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंटों पर आपको चर्चा करनी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं भार के बारे में। याद रखिए द्रव्यमान एक होता है और एक होता है भार। द्रव्यमान जो होता है उसका m से डिनोट करते हैं, भार जो होता है mg होता है। अब कहने को तो बोल दिया जाता है, वो सब कहने वाली बातें होती हैं। आपसे पूछिएगा आपका भार कितना, आप कहेंगे 60 किलोग्राम, वो आपका भार नहीं है, वो आपका द्रव्यमान है। भार क्या होता है, आपके द्रव्यमान इनटू उस गुरुत्वाकर्षण से, उस गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं जो उस समय जहां पे आप खड़े हैं उस पॉइंट पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे, ठीक है। तो जो मशीनें हैं सबसे पहले वो भार वेट करती हैं, फिर जी से अंदर ही अंदर स्केल कर देती है, कट जाता है, वो आपको बताती है कि आपका द्रव्यमान बताती हैं। मगर जो वेट करने वाली वो होती है, पहले हमारा भार मापती है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट ही वही होता है, भार मापती है, भार माप के जी को स्केल कर देगी तो एम बचेगा, तो वही आंसर बताती है वहां पे, ठीक है। तो आपका द्रव्यमान जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। अनगिनत टाइम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में,
याद रखिएगा, एम जो है कभी चेंज नहीं होगा, कहीं भी चले जाइए, आकाश में जाइए या पाताल में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर भार जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, भार क्योंकि जी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भार मान लिया आपका एम इंटू जी है। अब हम चंद्रमा पे आपको ले जाएंगे तो चंद्रमा पे जी का वैल्यू जो है, वहां का जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 6 गुना कम है, तो वहां पर आपका भार जो है 6 गुना कम हो जाएगा। इतना समझ गए आप। अब उसके बाद दूसरी बात देखिए, दूसरा कंसेप्ट इससे अलग कंसेप्ट है। इन दोनों चीजों को बताने के लिए एक और कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आपको फील करना है वो। आप ने वो झूला झूला होगा जो बहुत ऊंचे झूले होते हैं तो घूमने वाले ऊपर, वो जरूर झूला होगा आपने। अगर नहीं झूला कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने झूला है उसको मैं बता रहा हूँ। अब जब झूला ऊपर से नीचे आता है, आपको लगता है बहुत हल्के हो गए हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रतीत होता है भार वो कम हो जाता है। इसका मतलब जब लिफ्ट भी नीचे आएगी तो भार क्या होगा? कम हो जाएगा। मगर ऊपर जाएगी तो भार अधिक हो जाता है। तो ये आपको फील हो गया, आपको आंसर यही बताना है कि भार जो है कम होता है और ज्यादा होता है, मगर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कैसे, ठीक है। ये अभी याद करने के लिए आपको बता दिया कि नीचे जब लिफ्ट आएगी तो आपका भार कम हो जाएगा, जो प्रतीत होने वाला भार। जब ऊपर जाएगी लिफ्ट तो भार अधिक हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आपको एक और कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जड़त्व का नियम आपने अच्छे से समझ लिया है। आप मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं किसी के, और आपका जो दोस्त है वो शरारती है। वो मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसने जोर से एक्सीलेटर किया तो आप पीछे की ओर मुड़ गए। तो कई बार जोर से और कर दिए तो पीछे की ओर गिर जाते हैं आप, ठीक है। तो उसने एक्सीलेटर जोर से किया, पीछे की ओर लगे, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई पीछे की ओर आपके बल लगा है ना। यस, उसी को जड़त्व के नियम को हम क्लासिफाई करने के लिए, पूरा बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे एक बल माना जाता है। वो बल होता है महसूस किया जाने वाला बल, उसे कहा जाता है हिंदी में छदम बल, और इंग्लिश में कहा जाता है सूडो फोर्स, ठीक है। अब देखिए मोटरसाइकिल वाला आगे बल लग रहा था ना एक्सीलरेशन से, मगर आप पीछे की ओर चले गए, तो वो फील हुआ बल। जिस पिंड पर आप बैठे हैं, अगर वो निकाय आगे की ओर गति कर रहा है किसी बल से या त्वरण से, तो आप पर पीछे की ओर छदम बल लगता है। वो बल कैसे निकालते हैं आप? जितने वो निकाय जिस पर बैठे हैं, वो निकाय जितने त्वरण से आगे जाएगा वही त्वरण आप पर फील होगा। मतलब यहाँ पे अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी जाए, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, निकाय ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पे एक बल महसूस होगा नीचे की तरफ, m इंटू ए। मतलब उतना ही त्वरण इस पे फील होगा, मगर इसका द्रव्यमान कितना है? m इंटू ए, तो ये छदम बल हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बल है वो आपको मालूम होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल m इंटू जी। और जो यहाँ पे एक बल है, ये जो सरफेस पे रखा, हम जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो प्रतिक्रिया बल N लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है, और जो प्रतिक्रिया बल ये जो सरफेस देता है वही हमारा भार होता है। क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया बल उतना ही देगा जितना इस पे भार मैं लगाऊंगा ना, उतना ही तो देगा ये। क्योंकि भार तो यही बताएगा ना, अर्थ पे जो खड़े हैं या इस सरफेस पे है, जितना टोटल बल लगाएंगे उतना ही प्रतिक्रिया बल देगा, और जो बल होता है वही तो भार होता है। बस अब ये ऊपर लगने वाले बल इज इक्वल टू नीचे लगने वाले बल, संतुलित अवस्था में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m कॉमन ले लिया, g प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए, तो भार जो आपका क्या हो गया? जो भार आपका बढ़ गया। पहले आपका भार क्या था? m इंटू जी था इस पिंड का, अब एम जी प्लस ए हो गया। मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भार बढ़ जाता है। अब नीचे की तरफ आएगी, देखिए m द्रव्यमान है, एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब ये त्वरण से नीचे आ रही है तो इस पे ऊपर त्वरण लगेगा, तो उस पे त्वरण ऊपर लग रहा है तो बल भी लगेगा, क्योंकि जहाँ त्वरण है वहां बल है, तो m इंटू ए ऊपर लग जाएगा। और इस सरफेस के कारण ऊपर प्रतिक्रिया बल n लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो ऊपर लगने वाले बल n प्लस एम जी एम ए, नीचे लगने वाले बल एम जी, तो ये इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका भार जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब लिफ्ट नीचे आएगी तो भार कम हो जाता है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ जाता है। याद रखिए, कब? जब लिफ्ट जो है किसी त्वरण से चले तब। त्वरण नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, इस केस में एक बात देखने वाली, यहाँ पे तो छुट्टी होगी। इस केस में देखिए, अगर जो लिफ्ट का जो त्वरण है ए, अगर ए जो है जी के बराबर हो जाए, ए जो त्वरण है आपका वो जी के बराबर हो जाए, मतलब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए,
कभी भगवान ऐसा हो ना किसी के साथ। अगर लिफ्ट की जो ये रस्सी है टूट जाए तो वो नीचे आएगा। हम जानते हैं पृथ्वी उस कितने उसको एक्सेलरेशन से खींचेगा, जी एक्सेलरेशन से वो ट्रेवल करेगा ना। तो ए जी के बराबर हो जाए तो ए जी के बराबर रखेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, इस पे प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाएगा। तो मतलब भार जो है वो शून्य महसूस करेगा। भार क्या, शून्य महसूस करेगा। अगर एक और केस देखिए, अगर ए का वैल्यू जो है ये नीचे आ रहा है, ये रस्सी से नीचे आ रहा है और इसका जो त्वरण है वो जी से ज्यादा हो जाए, ए त्वरण जो है जी से ज्यादा हो जाए, मतलब रस्सी उसको और बहुत तेजी से ला रही है, तब क्या होगा। अब ये जी तेजी से नीचे आएगा, मगर जो ये है यहाँ पे जी रखेंगे तो नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है आपका, ये तो चलेगा जी के अंडर में चलेगा, मगर ये जी से ज्यादा अंडर, जी से ज्यादा मतलब ये ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब ये तो धीरे धीरे चलेगा, ये जबकि तेजी से नीचे आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये छत पे लड़ जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, छत पे लड़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको। मतलब यहाँ पे जी ज्यादा है ना, इसका जो त्वरण है ए जी से ज्यादा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी तेजी से और बढ़ेगी, जबकि इसकी वेलोसिटी जी के अनुसार बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तेजी से नीचे आएगा, ये तो अपनी उसी स्पीड से जाएगा जो जी के अंडर में स्पीड है वही जाएगा। तो ये इससे टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही कंसेप्ट है पूरे, आपको समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद जो ग्रहों की गति के नियम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केप्लर्स लॉ है, केप्लर्स जो नियम है वो मैं बताऊंगा। वो ग्रहों की जो प्लान वेग कक्षीय चाल होती है सब, वो मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझाऊंगा पूरे मैं प्रूव करके, ताकि आपको भूले ना, पूरे कंसेप्ट के साथ बारीकी के साथ। तो हम जानते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। बटन ही तो दबाना है दोस्तों, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हो। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।